हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, पार्ट 5, चैप्टर 51। इशू की हालत बिगड़ना, यूवी का इशू को संभालना। अब यूवी वहां चला गया जहां पर ईशा का परिवार था। अब तक रात हो चुकी थी, लेकिन ईशा को होश नहीं आया था। बीच बीच में डॉक्टर उसे आकर चेक कर रहे थे, लेकिन ईशा की कंडीशन में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, जिस वजह से डॉक्टर परेशान थे, क्योंकि उनकी लाइफ सही सलामत रहेगी या नहीं ये सब सिर्फ और सिर्फ ईशा की तबीयत पर डिपेंड करता था। डॉक्टर अपनी पूरे जी जान से लगे हुए थे, लेकिन ईशा पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वह वैसे की वैसी ही बेसुध सी हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था, और जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे उसका उसके बॉडी पर कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था, जो सब डॉक्टर के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। और वही उसकी पूरी फैमिली के लिए ये टाइम बहुत ही डिफिकल्ट था। वही ईशा की मॉम की तबीयत ईशा की ऐसी हालत देखकर खराब हो चुकी थी। ऊपर से उन्होंने कुछ भी ना खाया था और ना ही पिया था, जिस वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। उनका बीपी अचानक से लो हो गया था, जिस वजह से उन्हें चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। यही हॉस्पिटल में होने के कारण यूवी ने उन्हें इसी अस्पताल में एक अलग कमरे में एडमिट कर दिया था, जिसमें एक लेडी डॉक्टर और एक नर्स उनका ट्रीटमेंट कर रही थी, और विजय जी उनके पास ही बैठे हुए थे। वही ईशान और पीयूष इमरजेंसी रूम के सामने थे, जहां ईशा को शिफ्ट किया था। अपनी बहन और मॉम की ऐसी हालत देखकर ईशान पल पल टूट रहा था। वही पीयूष की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। वो अपने और अपनी बहन के बीच की खट्टी मीठी नोक झोंक को याद कर रहा था, कि कैसे उसकी बहन दिन भर पूरे घर में चहकती रहती थी, और अब कैसे वो एकदम खामोश सी बेड पर लेटी हुई है। वही ईशान तो जैसे कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं था। उसने अपनी बहन को अपने बच्चों की तरह पाला था, और आप अपने बच्चों को ऐसे मौत से लड़ते देखकर वह पल पल टूट रहा था, लाउडली क्राइंग। वही यूवी एक तक उस बंद दरवाजे को देख रहा था, जिसके उस पार इशू थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं था। उसका चेहरा बाहर से एकदम शांत था, लेकिन उसके अंदर ही अंदर उथल पुथल मची हुई थी। उसे सिर्फ एक ही डर सता रहा था, और वह था इशू को खोने का। वही स्वाति और मिस्टी को अब तक विजय जी ने घर भेज दिया था। वो दोनों जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रात हो चुकी थी और उनके पेरेंट्स के भी फोन आ रहे थे, जिस वजह से उन्होंने उन्हें जाने को कहा। विजय जी ने अपने एक ड्राइवर को कह दिया कि वो स्वाति और मिष्टी को उनके घर सेफली छोड़ दें। स्वाति और मिष्टी को भी अब जाना हो पड़ा, लेकिन उनका इशू के पास से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उन्होंने कहा तो यूवी को भी था, लेकिन वो नहीं गया। उन्हें पता था कि जब तक यूवी ना चाहे तक तक वो वहां से नहीं जाएगा, इसीलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। उन्हें अब भी लग रहा था कि यूवी को अपने कॉलेज की रेपुटेशन को फिक्र है, जिस वजह से वो यहाँ रुका हुआ है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत गया, और ईशा को बेहोश हुए लगभग 24 घंटे बीत गए थे। इन 24 घंटों में सबकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन ईशा की बॉडी में कोई हलचल नहीं हुई थी। वो ऐसे ही बेसुध सी बेड पर लेटी हुई थी। उन सभी के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था, और ऐसे ही देखते देखते 24 घंटे बीत गए। ईशान पीयूष इस वक्त दोनों ही नीता जी के पास थे, क्योंकि जब उनको होश आया, और जब उन्होंने इशू के बारे में पूछा, और जब उन्हें इशू के बारे में पता लगा कि उसको होश नहीं आया है, उसकी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं है, ये पता लगते ही वो पैनिक हो गईं। विजय जी ने जब उन्हें ऐसे पैनिक होते देखा तो उन्होंने ईशान और पीयूष को वहीं बुला लिया। वही अब वहां सिर्फ यूवी ही था,
जहां यीशु को रखा गया था। वो खड़े होकर उस रूम के डोर के पास चला गया। वहां से अंदर बेड पर लेटी हुई ईशा को देखने लगा, जो बिना कोई हलचल किए बेड पर बेसुध सी थी। कहाँ तो उसने ईशा को मस्ती करते हुए शैतानी करते हुए देखा था, और अब वो ऐसे बिल्कुल खामोशी से लेटी हुई थी। उसे ऐसे देखकर यूवी को अपने दिल में दर्द हुआ। उसने धीरे से उस रूम का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। वही डॉक्टर अभी थोड़ी देर पहले ही ईशा को चेक करके गए थे कि उसकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं, जिस वजह से अब वहां कोई नहीं था। उस कमरे में फिलहाल यूवी और यीशु ही अकेले थे। यूवी चलता हुआ यीशु के बेड के पास आया। उसने देखा यीशु के आसपास कई सारी मशीनें रखी हुई थी। वो कई सारी मशीनों से घिरी हुई थी और उन मशीनों से बीप बीप की आवाज आ रही थी। यीशु के हाथों में नीडल लगी हुई थी, जिससे के जरिए उसके शरीर में दवाएं और इंजेक्शन इंजेक्ट किए जा रहे थे। यीशु के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। यीशु का मासूम सा चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ लग रहा था। यूवी से यीशु को इस हालत में नहीं देखा गया। उसे ऐसे ही हॉस्पिटल में बेहोश हुए एक दिन से ऊपर हो चुका था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। यूवी यीशु के पास पहुंच गया था और वही पास से यीशु को देखने लगा। उसे यीशु को देखते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसने देखा कि मशीनों की आवाज एकदम से तेजी से बीप बीप करने लगी। जब उसने मशीनों को ऐसे जल्दी जल्दी बीप बीप आवाज सुनी तो वो मशीनों को देखने लगा। उसने देखा कि ईशा का पल्स रेट तेजी से गिर रहा है। उसकी दिल की धड़कन बीतते वक्त के साथ धीरे होती जा रही थी और यीशु लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। ये सब देखकर यूवी घबरा गया। वो जल्दी से ईशा की तरफ बढ़ा और उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हथेलियों को रगड़ने लगा। उसने उसके हाथों को रगड़ते हुए घबराते हुए कहा कि क्या हुआ है तुम्हें? जानी यीशु देखो, अपनी आंखें खोलो और मुंह मुझसे बात करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला रहा हूँ, वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। यूवी ने ये सब अटकते हुए कहा था। यीशु की हालत देखकर उसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वो यीशु को ऐसे देखकर डर गया था। हाँ, ये सच था, जिंदगी में किसी से भी नहीं डरने वाला युवराज ओबरॉय आज डर गया था। जब ईशा पर इसका कुछ असर नहीं हुआ तो यूवी बहुत ज्यादा घबरा गया। वो जोर से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर। यूवी इतनी जोर से चिल्लाया था कि वो पूरा फ्लो उसकी आवाज से गूंज गया और ये आवाज ईशान और पीयूष विजय जी ने भी सुनी थी, जिस वजह से वो एकदम से घबरा गए। ईशा के रूम की तरफ दौड़ पड़े। नीता जी इस वक्त दवाइयों के असर से नींद में चली गई थी। वही 1 मिनट के अंदर ही अंदर पूरी डॉक्टरों की टीम दौड़ती हुई इस रूम में जा पहुंची। रूम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि ईशा की पल्स रेट बीतते वक्त के साथ गिरती जा रही है और वो लंबे लंबे सांस ले रही है, और वही यूवी उसके हाथों को रगड़ रहा था और साथ ही साथ ईशा से बात करने की भी कोशिश कर रहा था। डॉक्टर्स को रूम में आता देखा यूवी गुस्से से चिल्लाया, वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो बेवकूफो, यहां आकर देखो पेशेंट को कि क्या हुआ है। यूवी की गुस्से से भरी आवाज से सभी डॉक्टर्स जल्दी से हरकत में आए और अपने अपने काम पर लग गए। डॉक्टर्स ईशा को देखने लगे, जो लंबे लंबे सांस ले रही थी। उसकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो चुकी थी। यूवी ने ईशा का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वहीं बाहर पीयूष और ईशान भी पहुंच चुके थे। जब उन्होंने बाहर से ही यीशु के कमरे में इतने सारे डॉक्टर देखे तो वो घबरा गए। उनका दिल किसी अनहोनी को शंका से बाहर गया। और वही रूम के अंदर सभी डॉक्टर्स ईशा की हार्ट बीट नॉर्मल करने में लगे हुए थे। एक डॉक्टर ने यूवी को वहीं खड़े देखा तो उसने डरते हुए कहा, सर आप प्लीज बाहर जाइए। हाँ, हमें पेशेंट का इलाज करना है।
उस डॉक्टर के ऐसा कहते ही यूवी उससे अपनी खुखार आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें इस वक्त आग उगल रही थी, जिसे देखकर वो डॉक्टर डर गया। अब उसे लग रहा था कि उसे ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। यूवी ने गुस्से से उस डॉक्टर को देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारा काम है पेशेंट का इलाज करना, तो तुम अपने उस काम पर ध्यान दो, समझे, और जल्दी से पेशेंट का इलाज करो। अगर इसे इश्यू कुछ हो गया ना तो सबसे पहले तेरा ही अंतिम संस्कार करूंगा। अब जो भी करना है यही मेरे सामने करो फास्ट। यूवी ने ये बात इतने गुस्से से बोली थी कि वहां खड़ा हर एक डॉक्टर कांप गया था। डॉक्टर ईशा का इलाज करने लगे। डॉक्टर ने इशू को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद उन्होंने 2-3 इंजेक्शन उस सलाइन की बोतल में इंजेक्ट कर दिए, जिससे थोड़ी ही देर में मशीनों की बीप बीप की आवाज जो तेज थी वो नॉर्मल होने लगी, और ईशा जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी अब वो भी थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई। सब कुछ नॉर्मल होता देख सब डॉक्टरों ने चैन की सांस ली। सब डॉक्टर्स अब रूम से बाहर आ गए। डॉक्टर्स को बाहर आता देख ईशान ने उनसे इशू के बारे में पूछा, तो डॉक्टर्स ने कहा फिलहाल तो वो ठीक है, लेकिन जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता उन पर खतरा बना ही रहेगा। इतना कहकर डॉक्टर जाने लगे। ईशान ने जब डॉक्टर को जाते हुए देखा तो उसने उन्हें रोकते हुए कहा, क्या मैं अपनी बहन से मिल सकता हूं? तो डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल आप मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मिस्टर ओबरॉय पहले से ही अंदर मौजूद है, जिस वजह से अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। आप उनके बाहर आने के बाद पेशेंट से मिल सकते हैं, उससे पहले नहीं। आप सब एक एक कर पेशेंट से मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप अंदर कोई शोर ना करें, ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। वही रूम के अंदर इस वक्त यूवी और इशू दोनों ही रूम के अंदर अकेले थे। यूवी ने इशू का हाथ अब भी पकड़ रखा था। यूवी की आंखें नम थी। उसका दिल टूटना, लाउडली क्राइंग, रो रहा था इशू को ऐसी हालत में देखकर। उसने बाहर सबके सामने खुद को मुश्किल से संभाल रखा था, लेकिन अब इशू को देखते ही उसका दिल, उसने इशू को देखकर अपने मन में कहा, सब मेरी ही गलती है। अगर ना मैं तुम्हें वो पनिशमेंट देता तो आज तुम यहाँ ऐसे हॉस्पिटल में ना होती, और ना ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही होती। इतना कहकर उसने धीरे से ईशा के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, और उसके हाथ को ऊपर उठाते हुए उसके हाथ पर अपने होठ रख दिए। यूवी की आंखें इशू के हाथ पर थ्रोइंग किसेस किस करते वक्त अपने आप बंद हो गई, और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की लुढ़क कर ईशा के हाथ के ऊपर गिर गई, क्योंकि ईशा की बिगड़ती तबीयत देखकर उसकी जान हलक में अटक गई थी। वो सच में बेहद डर गया था। यूवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरे से पीहू को चेहरे की तरफ बढ़ा, और उसने अपने होठ ईशा के माथे पर रख दी, और उसने उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया। चैप्टर 52 इशू को होश में आना। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने होठों को ईशा के माथे से हटा लिया। उसने ईशा को देखा और उसने ईशा की बंद पलकों को चूम लिया। फिर उसने ईशा के दोनों गालों को चूम लिया, और उसने अपने माथे को ईशा की माथे से सटा दिया। यूवी ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। वही यूवी के किस करते ही यूवी को अपने हाथ पर कुछ हलचल महसूस हुई। यूवी ने जब अपने हाथ पर हलचल महसूस की तो उसने अपनी आंखें झट से खोली और अपने हाथ की तरफ देखना लगा। उसने देखा कि ईशा के हाथ की पकड़ इसके हाथ पर कस गई थी। उसके हाथ की उंगली हल्की हल्की मूव कर रही थी। यूवी ने जब ये देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन इशू की बॉडी में मूवमेंट देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसने इशू के चेहरे की तरफ देखा। इशू की आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन यूवी ईशा के हाथ में मूवमेंट जरूर महसूस कर सकता था। उसके चेहरे पर एक खुशी थी और उसके आंखों के नमी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया
और इशू के गालों पर रख दिया। इशू की आंखों में हलचल हुई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। यूवी ने जब ईशा की आंखें खुलती हुई देखी तो उसके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। इशू ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि कोई उसके पास बैठा हुआ है, लेकिन इशू को उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। उसने महसूस किया कि उसके सामने बैठे हुआ शख्स कुछ कह रहा है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ मशीनों की बीप करने की आवाज सुनाई दे रही थी। इशू अभी उस हालत में ही नहीं थी कि उससे कुछ समझ आए। उसे सिर्फ और सिर्फ ये महसूस हो रहा था कि इसके पास कोई है। इसके अलावा उसे कुछ भी मालूम नहीं था। वही यूवी ने देखा कि इशू ने हल्की सी अपनी आंखें खोली, लेकिन उसके 4-5 सेकंड बाद ही अगले पल उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। वो फिर से बेहोश हो गई थी, लेकिन उसके हाथों की पकड़ यूवी के हाथों पर मजबूत हो गई थी। यूवी ने जब उसे ऐसे फिर से बेहोश होते देखा तो वो घबरा गया और उसने इशू के गालों को हल्के से थपथपाया, लेकिन इशू पहले ही बेहोश हो चुकी थी, जिस वजह से उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। यूवी ने जब उसे कुछ रिएक्ट करते ना देखा तो उसने इशू से डरते हुए कहा, ओ ओपन योर आइज जान दे, देखो मुझे देखो, कुछ तो बोलो। यूवी ने कोशिश की लेकिन इशू नहीं उठी तो वो डॉक्टर को बुलाने जाने लगा, लेकिन इशू ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो नहीं जा पाया। उसने अपना हाथ इशू के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इशू की पकड़ उसके हाथ पर मजबूत थी। उसने देखा कि ईशा उसका हाथ नहीं छोड़ रही है, तो उसने अब अपना हाथ छुड़वाना बंद कर दिया। उसकी नज़र वही टेबल के साइड लगी बेल पर गया। उसने उस बेल को प्रेस कर दिया और वो वही इशू के पास बैठ गया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर्स जल्दी से वहां पहुंचे। उसके वहां पहुंचने पर उन्होंने यूवी को ईशा के पास बैठे हुआ देखा। उन्होंने यूवी को देखा, जैसे वो पूछना चाहते थे कि क्या हुआ। यूवी ने डॉक्टर से रश्ड फेस कहा, आप पेशेंट को चेक कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ही पेशेंट की बॉडी में मूवमेंट हुई थी। उसने अपनी आंखें भी खोली, लेकिन पता नहीं क्यों वो फिर से बेहोश हो गई। आप चेक कीजिए कि क्या हुआ है। यूवी की बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि जैसी इशू की कंडीशन थी, उस हिसाब से इशू को होश आने में अभी भी टाइम था। डॉक्टर इशू को चेक करने लगे। उन्होंने चेक किया कि ईशा की हालत अब पहले से बेहतर है। उसकी प्लस रेट भी पहले से काफी ठीक था। इशू की बॉडी अब ट्रीटमेंट को अब एक्सेप्ट कर रही थी। जब उस डॉक्टर ने ये चेक किया कि वो अब खतरे से बाहर है, तो जैसे ये जानकर उसके शरीर में सुकून की लहर दौड़ गई। अब जब पेशेंट को होश आ गया था तो सबने चैन की सांस ली, क्योंकि यूवी की धमकी अभी भी डॉक्टर भूले थे। उस डॉक्टर ने जो इशू को चेक कर रहा था उसने यूवी से एक स्माइल के साथ कहा, अभी ये खतरे से बाहर है और एक अच्छी खबर यह है कि इनका शरीर अब ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, जिस वजह से यह अब जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। और बेहोश तो इसलिए दोबारा से हुई है कि उनकी बॉडी काफ़ी वीक है और उनकी बॉडी पर ट्रीटमेंट असर करे, जिस वजह से हमने इन पर थोड़ा हैवी ट्रीटमेंट किया था। जिस वजह से एक तो पहले इनकी बॉडी वीक थी और हैवी ट्रीटमेंट की वजह से ये दोबारा से अनकॉन्शियस हो गई है और अभी भी इन पर से ड्रग्स का असर पूरी तरह उतरा नहीं है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, यह अभी खतरे से बिल्कुल बाहर है और अब जल्द ही इन्हें होश आ जाएगा और अच्छी देखभाल के साथ ये थोड़े ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यूवी ने जब ये सुना कि ईशा बिल्कुल ठीक है और अब वह खतरे से बाहर है, तो ये सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। वह बात नहीं सकता था कि उसे ये सुनकर कितनी खुशी हुई थी कि ईशा अब खतरे से बाहर है।
ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई थी। यूवी ने अब डॉक्टर को वहां से जाने की परमिशन दी थी, जिस वजह से वहीं अब डॉक्टर उस रूम से बाहर निकाल गए थे। वहीं जब डॉक्टर ने बाहर जाकर ईशा के डैड ईशान और पीयूष को ये बताया कि इशू अब खतरे से बाहर है, तो सभी ने एक चैन की सांस ली। वो सभी बहुत खुश हो गए थे। वो सभी जाने लगे तो डॉक्टर ने कहा, आप सब अभी एक साथ पेशेंट से मिलने नहीं जा सकते, क्योंकि अभी वो बेहोश है और अभी उनकी बॉडी को काफी रेस्ट की जरूरत है, जिस वजह से अगर आप एक एक करके या फिर दो दो करके उनसे मिलने जाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि ड्रग्स का असर अभी भी उन पर से उतरा नहीं है, क्योंकि जो ड्रग्स उन्हें दिया गया था वह काफी हैवी था। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। वही ईशान और पीयूष दोनों ही हैरान खड़े हुए थे, लेकिन ईशा के डैड हैरान नहीं थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटी को ड्रग्स दिया गया था। लेकिन फिलहाल ईशान और पीयूष को नहीं पता था कि इशू को ड्रग्स दिया गया था, जिस वजह से वह दोनों ही हैरान थे। वह अपने डैड को देखने लगे। वही जब विजय जी ने उन दोनों को अपनी तरफ देखता पाया तो उन्होंने अपनी पलकें झपकते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। विजय जी को सहमति जताते देख ईशान ने अपने डैड से हैरानी से कहा, आपको पता था कि प्रिंसेस को ड्रग्स दिया गया था और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा डैड। ईशान के ऐसा कहते ही विजय ने अपना घुमा लिया और कहने लगे, मैं तुम्हें बताना तो चाहता था लेकिन तुम्हारी मॉम की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं बता पाया और फिर बाद में तुम्हें बताने की मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। पीयूष ने अपने डैड से कहा, डैड ये ड्रग्स ये सब हमारी प्रिंसेस को किसने दिया? पीयूष के सवाल पर ईशान भी विजय जी को देखने लगा। आखिर वो भी इसका जवाब जानना चाहता था कि आखिर किस में इतनी हिम्मत हो गई, जिसने अरोरास की प्रिंसेस को चोट पहुंचाने को कोशिश की, उसे ड्रग्स देने की कोशिश की। पीयूष के सवाल पर विजय जी को जो भी पता था और जो भी उनकी और यूवी के बीच की बात हुई थी, वो सब उन्होंने उन दोनों को बता दिया। वो ये सब जानकर हैरान थे कि उनकी प्रिंसेस के साथ कितना सब हो गया, जिसको उन्होंने बड़े लाड प्यार से बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह पाला था। ये जानकर उनका दिल रो रहा था। पीयूष ने हैरानी से कहा, आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो हमारी प्रिंसेस की जान लेना चाहता हो, और उसने प्रिंसेस की जान लेने के लिए इतना सब कुछ कर भी दिया। आज हमारी प्रिंसेस मौत से लड़कर हमारे पास वापस आई है, वरना उस इंसान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रिंसेस को मारने में। इतना कहते कहते उसकी आंखों के नमी आ गई थी। चैप्टर 5-3 यूवी इशू ईशान एक साथ। वही अंदर यूवी और इशू दोनों ही उस कमरे में अकेले थे। जहां ईशा बेहोश थी तो वही यूवी उसके पास बैठा हुआ था और उसने ईशा का हाथ पकड़ा हुआ था। ईशा के हाथ की पकड़ भी उसके हाथ पर कसी हुई थी। यूवी ने अपने उस हाथ को ऊपर उठाया जिसमें उसने इशू का हाथ पकड़ रखा था। उसने इशू के हाथों पर एक सॉफ्ट किस कर लिया। वो अभी आगे कुछ भी करता उससे पहले ही उस कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे खुलने की आवाज सुनकर यूवी दरवाजे की तरफ देखने लगा। वहां से ईशान अंदर आया। ईशान जब अंदर आया तो उसने देखा कि ईशा बेहोश है और यूवी उसके पास ही चेयर पर बैठा हुआ है। ईशान अंदर आया और उसने ईशा को देखा। अपनी बहन की ये हालत देखते ही उसे अपने दिल में दर्द हुआ। वो धीरे धीरे चलता हुआ इशू के पास आने लगा। इशू के पास पहुंचकर उसने धीरे से अपना हाथ इशू के सर पर रखा और उसे प्यार से सहलाने लगा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसकी आंखों में नमी के साथ साथ एक खुशी भी थी, और वह थी उसके बहन की सही सलामत होने की। वरना उसे तो लगा था कि उसने अपनी बहन को ऑलमोस्ट खोल ही दिया है। अब वहीं बैठा हुआ था और ईशान और इशू को देख रहा था। वो ईशान की हालत समझ सकता था।
उसे भी पता था कि ईशान पर इन 24 घंटों में क्या बीती थी। आखिर उसके खुद के ऊपर भी तो यही बीती थी, जिस वजह से यूवी ईशान की हालत समझ सकता था। उसे ईशा और ईशान को अकेले छोड़ देना ही ठीक लगा। इसीलिए वह वहां से उठकर जाने लगा। लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि ईशा की हाथ की पकड़ उसके हाथ के ऊपर कई हुई थी, जिस वजह से वह जा नहीं पाया। वह मुड़कर देखने लगा, जहां यीशु ने उसके हाथों को थाम रखा था। वही अब ईशान का ध्यान भी यूवी की तरफ चला गया। उसने भी ये देख लिया था कि ईशा ने यूवी का हाथ पकड़ रखा है। उसे यह अच्छे से पता था कि ईशा की तबीयत ठीक होने में यूवी का सबसे ज्यादा हाथ है। आखिर वही तो उसे अस्पताल लेकर आया था टाइम पर, और उसी ने ही बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर अरेंज करके ईशा का इलाज करवाया था, जिस वजह से ईशान यूवी को शुक्रगुजार था। वही यूवी अब भी खड़ा हुआ था, लेकिन यीशु की हाथ पकड़ने के वजह से जा नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसने यूवी को देखकर कहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। उसके ये कहते ही यूवी ईशान को देखने लगा, और वह अपना सर हाँ मिलाते हुए वापस अपने जगह पर बैठ गया। वहीं ईशान को अभी तक यूवी की रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी, जिस वजह से वह उसके साथ नॉर्मली ही पेश आ रहा था। वरना अगर उसे पता होता तो शायद वह ऐसे नॉर्मल नहीं होता अब तक। अब वह तीनों ही उस कमरे में मौजूद थे, जहां पीहू उनके बीच में बेड पर लेटे हुई थी। तो वही उसके एक साइड यूवी बैठा हुआ था, जिसके हाथ में यीशु का हाथ था, और एक तरफ ईशान बैठा हुआ था, जो ईशा का सर प्यार से सहला रहा था। उन दोनों को ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए काफी देर हो गई थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा था एक दूसरे से। उसे कमरे में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। ईशान ने उस शांति को तोड़ते हुए यूवी से कहा, थैंक्स मेरी बहन की जान बचाने के लिए, उसे टाइम से यहाँ हॉस्पिटल लाने के लिए। यूवी ने बिना किसी एक्सप्रेशन की शान की तरफ देखा और कहा, इट्स ओके, बट ये मेरा फर्ज था, आखिरकार वो मेरी स्टूडेंट है। अब उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं बोला। दोनों ही चुपचाप हो गए। उस कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया। ऐसे ही वक्त बीत गया और रात का टाइम आ गया। रात हो चुकी थी। वही यीशु अब उस रूम में अकेली थी, और यूवी, ईशान, पीयूष और विजय जी वो सब कमरे के बाहर बाहर थे। और नीता जी अपने उस कमरे में मौजूद थी, जहां उनका इलाज हुआ था। डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन वह एक बार अपनी बेटी को देख जरूर चुकी थी। ईशा को दोबारा होश नहीं आया था। तभी डॉक्टर वहां पर ईशा का चेकअप करने के लिए आए। डॉक्टर ने ईशा का चेकअप किया, सब नॉर्मल था। अब यीशु की बॉडी पर ट्रीटमेंट का असर हो रहा था। डॉक्टर के बाहर आते ही सब डॉक्टर के पास आ गए और उन्हें ईशा की तबीयत के बारे में पूछने लगे। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, पेशेंट अब ठीक है और वह खतरे से बाहर है। थोड़े ही दिनों में वह प्रॉपर रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। ईशान ने कहा, मेरी बहन को अस्पताल से डिस्चार्ज कब मिलेगा? डॉक्टर ने कहा, मैं सजेस्ट करूंगा कि पेशेंट फिलहाल 2 दिन तक अस्पताल में ही रहे तो उनके लिए अच्छा है। उन्हें अभी भी टाइम पर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और खासकर शुरुआती के 2 दिन। डॉक्टर के ऐसा कहने से ईशान ने हाँ में सर हिला दिया। अब डॉक्टर वहां से चले गए। 2 दिन बाद यीशु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था, और अब वो अरोड़ा मैंशन आ चुकी थी। पूरी फैमिली मिलकर यीशु का ध्यान रख रही थी। ईशा को लेकर हर कोई सीरियस हो गया था। पूरी फैमिली पहले से ही ईशा के लिए काफी प्रोटेक्टिव थी, लेकिन अब तो वह ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी। और खास करके ईशान तो ईशा को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतता था। ईशान ईशा के मामले में काफी सेंसिटिव था। वह खुद अपने हाथों से अपनी बहन का ख्याल रख रहा था। यहाँ तक कि वह इन 2 दिनों में ऑफिस में भी नहीं गया था। उसने ऑफिस में एक कदम भी नहीं रखा था इन 2 दिनों में।
ईशान ईशा के मामले में काफी सेंसिटिव था। वह खुद अपने हाथों से अपनी बहन का ख्याल रख रहा था। यहाँ तक कि वह इन 2 दिनों में ऑफिस में भी नहीं गया था। उसने ऑफिस में एक कदम भी नहीं रखा था इन 2 दिनों में। वही यूवी उस शख्स के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था जिसने ईशा को ड्रग्स दिया था। ये तो तय था कि अगर यूवी को उस शख्स के बारे में पता चला तो वो उसे जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला था। वह उसे बद से बदतर मौत देना चाहता था। यूवी उस शख्स को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लग रहा था, जिस वजह से उसने अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था। वो दिन रात एक करके उस शख्स के बारे में पता कर रहा था, लेकिन यूवी को अभी तक उस शख्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, जिस वजह से यूवी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने सीसीटीवी फोटोज भी रिकवर करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया। वो उन फोटोज को रिकवर नहीं कर पाया। यूवी को ये तो पता लग गया था कि जिसने भी ये सब किया है वो बहुत ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी होगा, लेकिन यूवी को ये भी पता था कि इस शख्स का उस ड्रग्स वाले केस से भी संबंध है जिसके बारे में यूवी पता लगा रहा था, और उसने ये कॉलेज भी उसी केस को पता करने के लिए ज्वाइन किया था। यूवी को इन 2 दिनों में ये भी मालूम हो चुका था कि जिस शख्स ने ये सब किया है वो अकेले इन सब में शामिल नहीं है। जरूर कोई ना कोई तो है जो इन सब में उस शख्स के साथ मिला हुआ है जिसने इशू को ड्रग्स दिया था। लेकिन इन सब में इन 2 दिनों में एक चीज खास थी। यूवी ईशा को बहुत याद करता था। उसे ईशा की बहुत याद आती थी। उसने आखिरी बार ईशा को 2 दिन पहले देखा था, जिस दिन इशू को होश आया था। वो उसी दिन ही हॉस्पिटल से निकल गया था, जिसके बाद वो वापस हॉस्पिटल नहीं आया। वो उसी दिन ही हॉस्पिटल से निकल गया था, जिसके बाद वो वापस हॉस्पिटल नहीं आया। जब ईशा को डिस्चार्ज मिला तब भी यूवी ईशा से मिलने नहीं आ पाया। उसे डर था कि अगर वो ईशा से फिर से मिला तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो नहीं गया। जब ईशा को डिस्चार्ज मिला तब भी यूवी ईशा से मिलने नहीं आ पाया। उसे डर था कि अगर वो ईशा से फिर से मिला तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो नहीं गया। वही ईशा को तो इसकी खबर भी नहीं थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके पीछे किसी का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है। चैप्टर 54 इशू को प्रपोज करना, यूवी की जलन। ईशा को डॉक्टर्स ने रेस्ट करने को बोला था, जिस वजह से वो घर पर ही थी, जिस वजह से वो कॉलेज भी नहीं जा पा रही थी। उसका मन तो काफी था कॉलेज जाने का, लेकिन ईशान ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। ईशान ने तो ये तक कह दिया था कि इशू कॉलेज ही नहीं जाएगी, क्योंकि ईशान को पता था कि कोई है जो उसकी बहन की जान का दुश्मन है। लेकिन ये बात सिर्फ जेंट्स को पता थी, यानी ईशान, विजय जी और पीयूष को। नीता जी को नहीं पता था कि उनकी बेटी को क्या हुआ है, या फिर कोई है जो उससे मरना चाहता है। विजय जी ने बस उन्हें ये बताया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हुआ है। हालांकि नीताजी को उनका ऐसा कहना अजीब लग रहा था, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से इशू को ये सब होता तो वो इतनी सीरियस कंडीशन में ना होती, और ना ही उसे इतना लेट होश आता। जब उन्होंने ये सब विजय जी को कहा तो विजय जी एक पल को तो घबरा गए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और नीता जी से ये कह दिया कि हमारी इशू काफी वीक है, जिस वजह से उसे थोड़ी सी भी बीमारी काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। अब की बार विजय जी के ऐसा कहने से नीता जी मान गई, क्योंकि वह जानती थी कि ईशा वीक है, जिस वजह से उन्होंने अब की बार कुछ नहीं कहा और विजय जी की बात मान ली। ईशान को पता था कि उसकी बहन की जान को खतरा है, जिस वजह से उसने ईशा को कॉलेज जाने से साफ मना कर दिया था। पीयूष और विजय जी तो उसकी इस बात से सहमत हो गए थे।
लेकिन दादी जी और नीता जी इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कह दिया था कि ऐसे क्लाइमेट चेंज की वजह से तबीयत खराब हो जाती है। इसमें ईशु को कॉलेज ना जाने देना गलत है। नीता जी और दादी जी को पता नहीं था कि ईशान ईशु को कॉलेज क्यों नहीं जाने देना चाहता, और ईशान उन्हें बता भी नहीं सकता था कि वो क्यों ईशा को कॉलेज जाने के लिए मना कर रहा है, जिस वजह से अब वो कुछ नहीं कह सका। और उसने ना चाहते हुए भी कह दिया कि ईशु कॉलेज जा सकती है। वही ईशु अब खुश हो गई थी कि अब उसे कॉलेज जाने को मिलेगा। ऐसे ही वक्त बीतता गया और 1 महीना गुजर गया। 1 महीने बाद ईशु इन 1 महीने में काफी हद तक रिकवर कर चुकी थी, और यूवी इस 1 महीने में बिल्कुल खामोश सा हो गया था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। उसने 1 महीने में ईशु को एक बार भी नहीं देखा था, और यूवी ईशु को बिल्कुल भी नहीं भूला था। ऐसा कोई भी दिन नहीं था इस 1 महीने में जिस दिन यूवी ने ईशा को याद न किया हो। वही यूवी दिल्ली कॉलेज जाता और उस शख्स के बारे में भी पता करने की कोशिश करता, लेकिन उसे अब वो कॉलेज वीरान लगने लगा था। वो जब भी ईशा की क्लास में जाता तो उसे ईशा की बेंच खाली दिखती, जिससे वो उदास हो जाता था। उसे ईशु की कमी खलती थी। उसका बिहेवियर इस 1 महीने में काफी बदल गया था, और उसका ये बदला हुआ बिहेवियर उसकी फैमिली भी नोटिस कर रही थी। आज 1 महीने बाद ईशा कॉलेज जाने वाली थी, और वो काफी खुश थी। ईशा तैयार होकर कॉलेज पहुंची। किसी को भी ये बात पता नहीं थी ईशा ने ईशु की सेफ्टी के लिए सीक्रेट गार्ड्स हायर किए हैं, जो उसे छुपकर प्रोटेक्ट करेंगे। ईशा को कॉलेज के गेट के सामने ही स्वाति और मिष्टी मिल गई। स्वाति और मिष्टी उससे कई बार उसके घर पर ही मिलने आ चुकी थी, और वो उसकी पढ़ाई में भी मदद कर रही थी, जिससे ईशु को कॉलेज में पढ़ता जाता था। उसे साथ साथ पढ़ रही थी। ईशु, स्वाति और मिष्टी तीनों ही कॉलेज के गेट से अंदर आए। ईशु ने आज एक ब्लैक जीन्स और वाइट टॉप पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लैक शूज पहने हुए थे। अपने बालों का बन बना रखा था, जिसमें से कुछ लंटे इसके गालों को चूम रही थी। ईशा कॉलेज के अंदर आए। ईशा के कॉलेज आते ही सबकी नज़र उस पर ही ठहर गई। आखिर सबने उसे 1 महीने बाद जो देखा था, और वो लग भी इतनी सुंदर रही थी। कॉलेज में ईशा को सब जानने लगे थे। ईशा लड़कों में तो कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुकी थी। ऑलमोस्ट सभी लड़कों की क्रश थी वो। सभी ईशा को देखने में लगे हुए थे। वही ईशा तो स्वाति और मिष्टी से बातों में बिजी थी। वो तीनों ही कॉलेज कैंपस में पहुंच चुकी थी। वो जा ही रही थी, एक लड़का आकर ईशु के आगे घुटने के बल बैठ गया, जिसे देख ईशु रुक गई, और ईशु को देखकर वो दोनों भी रुक गई। ईशु के आगे बैठे लड़का अपने घुटने के बल ईशु के आगे बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक गुलाब का फूल गुलाब था। वो लड़का ईशु को देखकर शर्मा रहा था। वही ईशु इसे कंफ्यूजन में देखे जा रही थी। उस लड़के ने ईशु के आगे फूल करते हुए अटकते हुए कहा, आई लव यू मुँह, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। माँ, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें पहले ही दिन से पसंद करता हूँ, तो मैंने तुम्हें अब तक प्रपोज नहीं किया। दरअसल माँ, मैं तुम्हें प्रपोज भी करने वाला था, लेकिन तुम आए ही नहीं। मैंने काफी वेट किया, लेकिन तुम नहीं आए। लेकिन जब आज मैंने तुम्हें देखा तो मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो लड़का इतना कहकर ईशु को देखने लगा। वही ईशु तो उस लड़के की बात सुनकर हैरान खड़ी थी। वो कुछ कहने की ही हालत में नहीं थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो 1 महीने बाद कॉलेज आएगी, तो उसके साथ ये सब होगा। इसीलिए वो तो किसी स्टैच्यू की तरह खड़ी थी।
लेकिन कोई था जो दूर से ये सब देख रहा था, और उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसके हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी। उससे एक डेंजरस ऑरा निकला रहा था, जो काफी डरावना था। उस इंसान का चेहरा गुस्से से लाल था। वो और कोई नहीं बल्कि यूवी था, जो कॉलेज आया था, और वो वहीं से गुजर रहा था। वो वहां से गुजर रहा था तभी उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका अपना उसके पास है। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई, तो इसकी नजरें एक जगह अटक गई। उधर देखते ही यूवी के चेहरे पर सुकून उतार आया। आखिर आज 1 महीने बाद वो ईशा को देख रहा था। उसे तो लगा ही नहीं था कि ईशु अब कभी कॉलेज में आएगी भी। यूवी ने जिस तरीके से ईशान को ईशा के लिए प्रोटेक्टिव होते देखा था, उसे तो यही लगा था कि ईशान अब कभी भी ईशा को कॉलेज में नहीं आने देगा। ईशान की जगह वो खुद होता और उसकी बहन के साथ ये सब होता, तो वो भी शायद यही करता। यूवी ईशा को एकटक देख रहा था। ईशा को देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन जल्द ही उसका ये सुकून गुस्से में बदल गया, जब उसने देखा कि कोई लड़का ईशु को गुलाब का फूल देकर प्रपोज कर रहा है। ये देखकर उसके गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही थी। उसे इस लड़के पर गुस्सा आ रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि आखिर उस लड़के की इतनी हिम्मत कैसे हो गई ईशा को प्रपोज करने की। जहां यूवी गुस्से का बॉम्ब बना हुआ था, वहीं कोई और भी था जिसके चेहरे पर गुस्सा था। वो और को नहीं बल्कि वीर था। उसे भी इस लड़के पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन कोई था जिसके चेहरे पर ये सब देखकर कड़वाहट भरी मुस्कान थी। लेकिन उसकी आंखों में ईशा के लिए नफरत ही नफरत थी, जिससे ये तो पता चल रहा था कि उसे ईशु का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ईशु को सही सलामत देखकर उसके तन बदन में आग लगी हुई थी। उस शख्स ने ईशा को देखकर अपने मन में गुस्से से कहा, वाह क्या किस्मत लेकर पैदा हुई हो तुम, मेरे इतना हैवी ड्रग्स देने से भी तुम नहीं मरी। लेकिन कोई नहीं, मेरे पास और भी कई तरीके हैं तुम्हें ठिकाने लगाने के, और ट्रस्ट मी अब की बार तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा कि तुम जी नहीं पाओगी। बद से बदतर मौत तुम्हें मिलेगी। इतना अपने मन ही मन कहकर वो शख्स वहां से चला गया। ईशु तो शौक होकर खड़ी थी। उस लड़के ने जब ईशा को ऐसे चुपचाप खड़े हुए देखा तो उसने कहा, कुछ तो जवाब दो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मेरा यकीन करो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। चैप्टर 55 यूवी का गुस्सा ईशा पर निकलना। यूवी का गुस्से से बुरा हाल था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह वहां से गुस्से में चला गया। और इधर वो लड़का ईशु को देख रहा था कि वो कुछ जवाब दे। ईशा ने हकलाते हुए मुश्किल से कहा, मम्मी दे देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, या यहाँ तक कि मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। उस लड़के ने कहा, जानने में क्या है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, उसके बाद तो तुम मुझे जान ही जाओगी। ईशा ने कहा, नहीं मुझे नहीं बनना किसी की भी गर्लफ्रेंड, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हें कोई और मिल जाएगी, मुझे से भी कोई अच्छी। ईशा के मना करने के बाद भी उस लड़के ने फिर भी ईशा को मनाना चाहा। जब वो लड़का नहीं माना तो अब मिष्टी ने कहा, एक्चुअली वो तुम्हें बना तो ले अपना बॉयफ्रेंड, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उस लड़के ने कहा, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मिष्टी ने कहा, एक्चुअली ईशा को पहले भी कईयों ने प्रपोज किया था। लेकिन इतना कहकर मिष्टी दुखी होने का नाटक करने लगी। तो उससे लड़के ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्या? मिष्टी में दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन पता नहीं अब वो सारे लड़के कहाँ हैं। मिष्टी के ऐसा कहना उस लड़के को समझ में नहीं आया, जिस वजह से उसने कहा, मतलब? मिष्टी ने अफसोस से कहा, मतलब ये कि ईशा का जो भाई है ना, बड़ा खूंखार है। वह अपनी बहन के लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव है।
जिस वजह से जब उससे यह पता लगा कि किसी ने उसकी बहन को प्रपोज किया है तो उसने किसी के हाथ कटवा दिए, तो किसी के पर कटवा दिए, तो किसी की जबान कटवा दी। अब पता नहीं वो सारे लड़के कहाँ गए। मैंने तो ये भी सुना है ऊपर देखते हुए कि सब भगवान को प्यारे हो गए। इतना कहकर उसने अफसोस से अपना सर हिला दिया और दुखी होने का नाटक करने लगी। वही जब मिष्टी के ऊपर देखा तो ईशु, स्वाति और वो लड़का भी ऊपर देखने लगा। वही मिष्टी की यह बात सुनकर उस लड़के की तो सिट्टी पिटी गुल हो चुकी थी। उसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह डर चुका है मिष्टी की बात सुनकर। उसने हकलाते हुए ईशा से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी दीदी, सॉरी, गलती हो गई। मैं तो बस आपसे ये पूछने आया था कि क्या आप में मेरी बहन बनेगी। पता नहीं कैसे, मतलब गलती से मेरी जबान फिसल गई और मेरे मुंह से वो सब निकल गया। मुझे थोड़ा सा काम है दीदी, मैं चलता हूँ। भगवान से राधिका करूंगा कि मेरा आपसे कभी सामना ना हो। इतना कहते कहते वो लड़का वहां से भाग गया। वह लड़का काफी हद तक डर चुका था, जिस वजह से वह वहां 1 मिनट भी और नहीं रुका और वहां से चला गया। वहीं उसके जाते ही मिष्टी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर स्वाति उसे घूरने लगी। वहीं ईशा कभी स्वाति को देखती तो कभी मिष्टी को देखती। जब उसने मिष्टी को देखा और उसे याद आया कि मिष्टी ने अभी क्या कारनामा किया तो वो भी मिष्टी के साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों को ऐसे हंसते हुए देखकर स्वाति ने अपना सर नामे हिला दिया। अब तीनों की तीनों क्लासरूम की तरफ चली गई। वहीं अब वीर भी संतुष्ट था और मुस्कुराते हुए वो भी अपनी क्लासेस को तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ जो भी अपने केबिन में आया और जो फाइल उसके हाथ में थी उसने जोर से नीचे फेंक दी। उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उसे बार बार उस लड़के का ईशा को प्रपोज करना याद आ रहा था, जो उसके गुस्से को बढ़ाने का काम कर रहा था। जब उससे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी केबिन के सामानों को उठाकर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। जो सामान उसके आगे आ रहा था वो यूवी के गुस्से की भेंट चढ़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर में यूवी ने उस आलीशान केबिन का बुरा हाल कर दिया था। उसने पानी का ग्लास उठाया और सीधा पी गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे ईशु का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया, जिसे देखकर यूवी का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। थोड़ी देर बाद यूवी के अपने केबिन को साफ कराने के लिए पियून को बुला लिया और खुद क्लासेस अटेंड करने चला गया। यूवी क्लास के अंदर आया तो उसकी नज़र ईशा को ढूंढने लग गई। उसे ईशा मिष्टी और स्वाति के साथ बैठी हुई नजर आई। यूवी ईशा को देखने लगा। तभी ईशा की नजरें भी यूवी की नजरों से मिली। यूवी को देखते ही ईशा को वो सब याद आ गया, जब यूवी ने उसे डांटा था और उसे पनिशमेंट दी थी। ये याद आते ही ईशा ने अपनी नजरें यूवी पर से हटा ली और अपनी नोटबुक में देखने लगी। वहीं जब ईशा में यूवी को देखा था तब यूवी भी ईशा को सके रहा था। जब यूवी ने देखा कि ईशा ने उस पर से अपनी नज़र हटा ली है तो उसका गुस्सा जो कम हुआ था वो फिर से बढ़ गया। ईशा का यूं नजरें फेरना यूवी को अपने सीने में चुभ रहा था और उसका नजरें फेरना उसके गुस्से को बढ़ावा दे रहा था। यूवी ने पढ़ाना शुरू किया। यूवी पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में एक बार ईशा को देख लेता था, लेकिन ईशा ने यूवी को एक बार भी नहीं देखा, जो यूवी को गुस्सा दिला रहा था। और यह गुस्सा यूवी के चेहरे पर साफ दिख रहा था। सब स्टूडेंट्स को पिछले 1 महीने से यूवी के गुस्से की आदत हो गई थी। ऐसे ही करके टाइम बीत गया और यूवी का लेक्चर ओवर हो गया। यूवी अब वहां से जाने लगा। उसने जाते टाइम एक बार ईशा को देखा, लेकिन ईशा ने अब भी यूवी को नहीं देखा। ये देखकर तो यूवी का गुस्सा हद से पार हो गया।
उसने पीछे मुड़कर ईशा से बिना किसी भाव के कहा, मिस ईशा, लंच टाइम में आप मेरे केबिन में आए। आपकी काफी ज्यादा छुट्टियां हो रखी है। मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट मेरी क्लास में छुट्टी मारे। इतना कहकर यूवी वहां से चला गया। वहीं यूवी के ऐसा कहने से मिष्टी और स्वाति दोनों ही आपस में एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि यूवी को पता है कि ईशा पिछले 1 महीने से कॉलेज क्यों नहीं आई। फिर भी वह ईशा से ऐसे कह रहा है। ये बात उन्हें समझ नहीं आई थी, लेकिन ईशा को नहीं पता था कि यूवी जानता है कि उसके साथ क्या हुआ था, जिस वजह से उसने उसकी इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं फिर से यूवी उसे कोई पनिशमेंट ना दे दे। उसे बार बार यूवी की गुस्से से भरी हुई आंखें याद आ रही थी, जो उसके डर को बढ़ाने का काम कर रही थी। ऐसे ही करके टाइम बीत गया और लंच टाइम भी आ गया। अब ईशा को यूवी के केबिन में जाना था। ये सोच सोचकर ईशा घबरा रही थी, लेकिन यूवी ने बुलाया था तो इसलिए जाना तो था ही। इसलिए ईशु ने हिम्मत की और यूवी के केबिन की तरफ चल दी। थोड़ी ही देर में ईशा यूवी के केबिन के आगे पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने डरते हुए ही देर नॉक किया तो अंदर से उसे कोई आवाज नहीं आई। उसने दोबारा से डोर को नॉक किया, लेकिन तब भी कोई आवाज नहीं आई। ईशा ने हिम्मत करके हल्के से डोर को पुश किया तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उसने अपना एक कदम अंदर रखा, लेकिन उसे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरा देखकर ईशा को डर भी लग रहा था। वह डरती हुई ही अपना एक एक कदम आगे बढ़ाने लगी। उसने डरते हुए कहा, सर आपका कहाँ है? ईशा के बोलने पर कोई आवाज नहीं आई, जिस वजह से ईशा ने दोबारा से डरते हुए कहा, कोई है सर? वह इससे आगे कुछ भी कहती कि उसे अपनी कमर में एक मजबूत हाथ लिपटा हुआ महसूस हुआ, जिसे महसूस करते ही ईशा की धड़कनें डर की वजह से बढ़ गई। वह कुछ भी कहती कि उस मजबूत हाथ वाले शख्स ने उसे धकेलकर पीछे दरवाजे से लगा दिया और दरवाजे को बंद कर दिया, जिस वजह से ईशा काफी डर गई। चैप्टर 56 कुछ पल सिद्धार्थ कबाब में हड्डी। ईशा को उस शख्स की अपनी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर फील हो रही थी और उस शख्स का मजबूत हाथ उसे अपनी कमर पर महसूस हो रहा था। जब उस शख्स ने ईशु को पीछे धकेलते हुए दरवाजे से सटाया तो ईशा डर गई। वो चिल्लाने को हुई कि उस शख्स ने अपना एक हाथ उसके मुंह पर रख दिए, जिस वजह से ईशा अपने गले से एक शब्द भी नहीं निकल पाए। लेकिन उस शख्स के ऐसे बिहेवियर से ईशा काफी घबरा गई थी। उसने हिलने डुलने का प्रयास किया, लेकिन सब बेकार। वो हिल तक नहीं पाए। उस शख्स ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। उस शख्स का एक हाथ जहां ईशु की कमर पर था तो एक मुंह पर। डर की वजह से ईशा के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। तभी ईशा को उस शख्स की सांसें अपने कानों पर महसूस हुई और फिर उस शख्स की आवाज ईशा के कानों में पड़ी, डरो मत, मैं हूं। ईशा उस आवाज को सुनकर पहचान गई, जो किसी और की नहीं बल्कि यूवी की थी। ईशा यूवी की आवाज सुनकर शांत हो गई। वहीं अब उसकी घबराहट भी कम हो गई। ईशा ने हकलाते हुए कहा, आप वो इससे आगे कुछ भी कहती कि यूवी ने शश थोड़ी देर कुछ मत बोलो, ऐसे ही रहो कहते हुए ईशा के होठों पर अपनी उंगली रख दी, जिससे ईशा आगे कुछ नहीं बोल पाए और चुप हो गई। यूवी ने अब अपना चेहरा ईशु की गर्दन में छुपा लिया और अपने दोनों हाथों से ईशा की कमर को जकड़ लिया। यूवी इस वक्त ऐसे ही ईशा के गले लगे हुए खड़ा रहा और ईशा शांत खड़ी हुई थी। उसे फिलहाल यूवी से डर लग रहा था, जिस वजह से उसने यूवी की बात चुपचाप मान ली। इसीलिए वो चुप होकर खड़ी थी।
लेकिन यूवी के ऐसे उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाने से ईशा को यूवी की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी और उससे गुदगुदी भी हो रही थी। लेकिन बेचारी ने मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। काफी देर तक यूवी और ईशा ऐसे ही खड़े रहे। जब काफी देर तक ईशा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और न ही कुछ कहा, तो यूवी ने धीरे से अपने सर को इशू की गर्दन से बाहर निकाला और इशू को देखने के लिए वही खड़े खड़े उसने लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करते ही यूवी की नज़र इशू पर पड़ी। वो ऐसे ही यूवी के गले लगे हुए ही सो गई थी। इशू को सोते देखकर यूवी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। यूवी इशू से थोड़ा सा अलग हुआ कि इशू नींद में होने के कारण यूवी के ऊपर गिरने लगी। यूवी में इशू को संभालने के लिए इशू को उसकी कमर से पकड़ लिया और इशू को देखने लगा, जो उसके गले लगी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से अपने होठ इशू के माथे पर रख दिए और इशू को अच्छे से अपनी बाहों में भर लिया। उसने इशू को अपनी गोद में उठाया और अपनी ऑफिस चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने इशू को अंदर कमरे में नहीं सुलाया, क्योंकि वो इशू को अब खुद से दूर नहीं करना चाहता था। वो जितना हो सके उतना इशू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। इसीलिए वो अपनी चेयर पर इशू को गोद लिए हुए ही बैठ गया। पियून ने अब तक यूवी के केबिन को अच्छे से साफ कर दिया था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये केबिन थोड़ी देर पहले कचरे का ढेर बना हुआ था। यूवी इशू को अपनी गोद में लिए हुए बैठा था। उसने ईशा को अच्छी तरह से अपनी गोद में बैठा रखा था, जिससे इशू को यूवी की गोद में सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। यूवी ने इशू का सर अपने सीने पर रख रखा था और उसने अपने हाथों से इशू को अच्छे से संभाल रखा था और वो ईशा को एकटक निहार रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और इशू की बालों की लंटें जो इशू के चेहरे पर आ रही थी, उसने उसे इशू के कानों के पीछे कर दिया। अब यूवी के सामने ईशा का बेदाग सुंदर चेहरा था। यूवी बड़े ही प्यार से इशू को देख रहा था। इस वक्त उसे कितना सुकून मिल रहा था ये तो सिर्फ वो खुद जानता था। उसने पिछले 1 महीने में ईशा को बहुत मिस किया था। यूवी ऐसे ही बिना पलके झपकाए इशू को निहार रहा था कि तभी सिद्धार्थ दंदनाता हुआ यूवी के केबिन में घुस आया। सिद्धार्थ कुछ कहता कि उसकी नज़र सामने पड़ी और सामने जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो देख रहा है वह सच है या नहीं। उसने ये कन्फर्म करने के लिए कि वह देख रहा है वह सच है, उसने अपनी आंखें मसली, लेकिन आंखें मसलने के बाद भी उसे वही दिख रहा था। अब उसने खुद को एक चिकोटी काटी, जिस वजह से वह चीखता हुआ उछल पड़ा। वही यूवी जो सिद्धार्थ के ऐसे बिना नॉक किए आने की वजह से उसे गुस्से में घूर रहा था। जब उसने उसकी चीख सुनी, तो यूवी ने ईशा के कानों पर हाथ रख दिया, ताकि सिद्धार्थ के ऐसे चीखने से उसकी नींद न खुले, और यूवी खुद सिद्धार्थ को घूरने लगा। जब सिद्धार्थ ने यूवी को खुद की तरफ घूरता हुआ पाया, तो वो हड़बड़ा गया और इधर उधर देखने लगा, क्योंकि यूवी उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि किसी की वजह से ईशा को थोड़ी सी भी तकलीफ हो। यूवी ने गुस्से से लेकिन अपनी धीमी आवाज में कहा, तुम में मैनर्स नाम की चीज नहीं है क्या कि किसी के केबिन में जाने से पहले नॉक करते हैं? या ये भी भूल गए? सिद्धार्थ ने शर्मिंदा होते हुए कहा, वो मुंह मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी। इतना कहकर सिद्धार्थ ने अपना सर झुका लिया, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। यूवी ने जब उसे वहीं खड़े देखा तो उसने उसे घूरते हुए कहा, अब खड़े क्या हो? कुछ कहना है या फिर ऐसे ही आए थे? यूवी ने फिर अपने मन में कहा, कबाब में हड्डी बनने। सिद्धार्थ ने कहा, कुछ लीड मिली है मिस ईशा वाले केस की। सिद्धार्थ के ऐसा कहने से यूवी अब सीरियस हो गया। उसने पहले ईशा को देखा,
जो सो रही थी। उसने ईशा के कानों पर फिर से हाथ रखा और सिद्धार्थ की तरफ देखकर चेयर पर बैठने का इशारा किया। सिद्धार्थ अब यूवी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। यूवी ने फिर उससे बोलने का इशारा किया। यूवी का इशारा मिलते ही सिद्धार्थ ने कहना शुरू किया, दरअसल हम सीसीटीवी की कुछ फोटोज रिकवर करने में कामयाब हुए हैं। हालांकि उस शख्स ने काफी चालाकी से फोटोज को डिलीट किया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी कोई न कोई गलती करता है, और वही इस शख्स ने किया। बाकी सभी सीसीटीवी कैमरा की तो नहीं, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा की फोटोज को हमने रिकवर कर लिया है। सिद्धार्थ की बात सुनते ही यूवी एक चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने सिद्धार्थ से कहा, सीसीटीवी फोटोज कहाँ है? यूवी के ऐसा कहने से सिद्धार्थ ने टैब में कुछ किया और यूवी के आगे रख दिया। यूवी ने टैब में देखा तो इसे एक शख्स दिखाई दिया जिसने सर से लेकर पैर तक काले कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो शख्स चलता हुआ दिखाई दे रहा था। यूवी ने जब उसे देखा तो उसने सिद्धार्थ से चिढ़ते हुए कहा, लेकिन इसने पूरे काले कपड़ों से खुद को ढक रखा है, ऐसे में कैसे पता चलेगा कि ये शख्स कौन है? इतना कहकर यूवी चुप हो गया। उसने फिर से वह सीसीटीवी फुटेज दोबारा चलाई और फिर से देखने लगा। उसने 3-4 बार उस फोटोज को देखा। उस फोटोज को देखने के बाद उसके दिमाग में जैसे कुछ आया। उसने उस टैब को सिद्धार्थ की तरफ करते हुए कहा, लेकिन तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लगा? सिद्धार्थ ने यूवी के ऐसा कहने से यूवी की तरफ कंफ्यूजन में देखा। यूवी ने सिद्धार्थ की कंफ्यूजन देखते हुए उसे उस टैब में देखने का इशारा करते हुए कहा, ध्यान से देखो इसे, तुम्हें इसकी चाल कुछ अलग नहीं लग रही? यानी कुछ अजीब नहीं लग रही? यूवी के ऐसा कहने से सिद्धार्थ उस फोटोज में शख्स को ध्यान से देखने लगा। उसे भी अब यूवी की बात सही लगी। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने पहले ये सब क्यों नहीं सोचा? सिद्धार्थ की बात पर यूवी ने उसे ताना देते हुए कहा, सोचने के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए ना? सिद्धार्थ ने यूवी की बात पर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, मेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? सिद्धार्थ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, जिंदगी में पहली बार कुछ सही बोला है तुमने। यूवी के ऐसा कहने से सिद्धार्थ चिढ़ गया। तभी उसकी नजर इशू पर गई, जो यूवी की गोद में सो रही थी। इशू को देखकर सिद्धार्थ के दिमाग में कुछ आया और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने शरारत से यूवी की तरफ देखा। यूवी की नज़र भी अब सिद्धार्थ की शरारती नज़रों से मिली। सिद्धार्थ की आंखों में शरारत देखकर यूवी की आंखें छोटी हो गई और वह अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को देखने लगा। चैप्टर 57 सिद्धार्थ का यूवी से ईशा को लेकर सवाल करना। यूवी ने पकड़ी सिद्धार्थ की गर्दन। यूवी को सिद्धार्थ की आंखों में शरारत साफ साफ दिख रही थी, जिस वजह से उसकी आंखें छोटी हो गई थी और वह सिद्धार्थ को घूर रहा था। सिद्धार्थ ने इशू को देखकर यूवी से शरारत से कहा, वैसे चल क्या रहा था यहाँ, और ये बाबी यहाँ क्या कर रही है? सिद्धार्थ के मुंह से ईशा के लिए बाबी सुनकर यूवी की आंखें शर्द हो गई। उसे सिद्धार्थ का ईशा को बाबी कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, जिस वजह से वो सिद्धार्थ को घूरने लगा। उसने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, डोंट कॉल हर बाबी, डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें उसे बाबी कहने का कोई हक नहीं है। इवन उसे कुछ भी कहने का मेरे अलावा किसी के पास भी कोई हक नहीं है। सिद्धार्थ का यूवी के ऐसा कहने से मुंह बन गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तो आपको कौन सा हक है? उसके ऐसा कहने से यूवी सिद्धार्थ को घूरने लगा। उसने इशू को एक नज़र देखा और सिद्धार्थ से कहा, मुझे हक है। फिर सिद्धार्थ को देख घूर कर, लेकिन तुम्हें नहीं है। सिद्धार्थ ने यूवी का मन टटोलने के इरादे से कहा, क्या आप बता सकते हैं कि ये हक आपको ही क्यों है, मुझे क्यों नहीं?
क्या बार तभी यूवी सिद्धार्थ को घूरने लगा तो सिद्धार्थ ने संभल कर कहा, अब मेरा मतलब है, क्या मिस ईशा ने आपको ये हक दिया है कि आप उन पर ईशा पर अपना हक जता सकते हैं? सिद्धार्थ के ऐसा कहने से यूवी चुप हो गया। उससे कुछ बोलते नहीं बना। सिद्धार्थ की बात भी सही थी कि ये हक ईशा ने तो यूवी को नहीं दिया था। फिर यूवी क्यों ईशा पर अपना हक जताता है? सिद्धार्थ एक सवालों से बचने के लिए यूवी अपनी चेयर से ई को अपनी गोद में लेकर खड़ा हुआ और ईशा को अपने सीक्रेट रूम में ले गया। उसने वहां ईशु को बेड पर सुलाया और उससे ब्लैंकेट से कवर करके बाहर आ गया। बाहर आकर यूवी वापस से अपनी चेयर पर बैठ गया, लेकिन उसने सिद्धार्थ से कुछ नहीं कहा। वो सिद्धार्थ के सवालों से बचना चाहता था। सिद्धार्थ ने जब यूवी को चुप देखा तो उसने आगे कहा, यहाँ तक कि मैंने उस जिन हॉस्पिटल में भी आपको नोटिस किया था कि आप मिस ईशा को जान कहकर पुकार रहे थे। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसा आपके पास कौन सा हक है जो बिना मिस ईशा के दिए ही ये हक आपके पास है? सिद्धार्थ के सवालों ने यूवी की बोलती बंद कर दी थी। इसका जवाब तो खुद यूवी के पास भी नहीं था। सिद्धार्थ ने आगे कहा, मैंने उस दिन जिस युवराज ओबरॉय को हॉस्पिटल में देखा था, वो पहले वाले उस क्रूर बेदिल एरोगेंट गुस्सैल लड़कियों से कोसों दूर रहने वाले युवराज ओबरॉय से बिल्कुल अलग था। वो युवराज ओबरॉय उस दिन युवराज ओबरॉय लग ही नहीं रहा था। यूवी से सिद्धार्थ की इस बात का भी कोई जवाब बोलते नहीं बना। यही सवाल जो अभी सिद्धार्थ कर रहा है, उन्हीं सवालों का जवाब तो वो अक्सर सोचा करता था। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता था तो खुद अपने आप से इरिटेट हो जाया करता था। यूवी अब खड़ा हुआ और अपने केबिन की खिड़की की तरफ चला गया। वो वहां से बाहर का नजारा देखने लगा। यूवी के केबिन की खिड़की से कॉलेज के पीछे वाले गार्डन का सारा नजारा दिखता था, जो बहुत सुंदर था। यूवी अब बाहर देखने लगा। उसके हाथ अपने पैंट ले पॉकेट में था। यूवी को कुछ ना बोलते देख सिद्धार्थ ने आगे कहा, मैंने आज से पहले आपकी आंखों में आंसू तक नहीं देखे थे। इवन तब भी नहीं जब ऋत्विक सिद्धार्थ इससे आगे कुछ भी बोलता कि इससे पहले यूवी ने चिल्लाते हुए कहा, शट अप, जस्ट शट अप, इससे आगे मुझे तुम्हारे मुंह से एक वर्ड भी नहीं सुनना। यूवी की इस बात पर सिद्धार्थ को भी अब गुस्सा आ गया। वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और यूवी की तरफ चला गया। वो यूवी से थोड़ी सी दूरी पर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी गुस्सा साफ साफ दिख जा सकता था। सिद्धार्थ ने भी गुस्से से कहा, क्यों न कहूं, मैंने कौन सा गलत कहा है? मैंने सिर्फ सच बोला है और सच कड़वा ही होता है। तुम्हारी आंखों के मैंने तब भी आंसू नहीं देखे जब ऋत्विक हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया था। तब तुम्हारी आंखों में था तो सिर्फ गुस्सा बदला, लेकिन आंसू बिल्कुल नहीं थे। लेकिन जब वो लड़की ईशा हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर्स ने उसकी हालत नाजुक बताई थी, तब मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू साफ साफ देखे थे। तुम्हारी आंखों में उसे खोने का डर और तड़प भी देखी थी। अब तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? सिद्धार्थ ने आगे कहा, क्यों तुम उस लड़की के लिए इतना तड़प रहे थे? क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो, या फिर उसका भी तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? सिद्धार्थ की बात पर यूवी में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी और उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपने जबड़े भींच लिए थे। सिद्धार्थ ने भी यूवी के हाथों की कसी हुई मुट्ठियां और उसके कसे हुए जबड़े देख लिए थे, लेकिन आज उसे भी यूवी के मुंह से सच उगलवाना था। अपने सवालों का जवाब लेना था और यूवी को उसकी फीलिंग्स से भी रूबरू कराना था, जिस वजह से उसने यूवी को और उकसाते हुए कहा, चुप क्यों हो, जवाब दो कि क्यों तुम उस लड़की के बिल्कुल पागल हो गए थे? क्यों तुम उस लड़की के लिए पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे? क्यों तुम उस लड़की के लिए दिन रात परेशान थे? क्यों उस लड़की के लिए तुम्हारी भूख प्यास, तुम्हारा चैन सुख सब उड़ा हुआ था?
क्यों तुम्हें उस लड़की की फिक्र हो रही थी? तुमने आज तक किसी की भी परवाह नहीं की, लेकिन तुम्हारी हरकतों में मैंने साफ साफ उस लड़की के लिए परवाह देखी है। सिद्धार्थ की बात सुनकर यूवी वहां से जाने लगा, लेकिन सिद्धार्थ ने यूवी की बाजू को पकड़ते हुए उसे जाने से रोक लिया। उसने यूवी से कहा, ऐसे बिना मेरे सवालों के जवाब दिए मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। यूवी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारे इन बेहुदे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझाता। सिद्धार्थ ने भी यूवी की तो में ही कहा, मेरे सवाल बेहुदा नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरे सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसीलिए तुम्हें मेरे सवाल बेहुदा लग रहे हैं। सिद्धार्थ ने यूवी के आगे आते हुए कहा, लेकिन मैं मेरे सवालों का जवाब तुमसे लेकर ही रहूंगा। यूवी ने सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए कहा, और मैंने भी कहा ना कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, इसलिए मैं तुम्हारे सवालों का कोई भी जवाब नहीं देने वाला। समझे? अब हटो मेरे रास्ते से। इतना कहकर यूवी ने सिद्धार्थ को अपने आगे से अपने हाथ से हटाकर साइड दिया और जाने लगा। जब सिद्धार्थ ने यूवी पर अपनी बातों का कोई असर होते हुए नहीं देखा और उसने यूवी को जाते हुए देखा, तो उसने अपना आखिरी पासा फेंका। हालांकि सिद्धार्थ को पता था कि अब जो वो कहने जा रहा है वह बहुत गलत है, लेकिन फिर भी उसने यूवी के मुंह से उसके जज्बात कन्फेस करवाने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने अपना आखिरी पास फेंकते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की ईशा ने अपनी अदाओं से तुम्हें अपना दीवाना बना लिया और तुम भी उसकी खूबसूरती और उसकी अदाओं पर फिसल गए? हल्का सा हंसते हुए, आखिर मर्द फिसले भी क्यों ना, कमबख्त उसकी खूबसूरती ही ऐसी है कि दिल करे उसे एक बार तो जरूर चख। सिद्धार्थ ने अभी इतना ही कहा था कि ये उसके मुंह पर एक पंच पड़ा, और अगले ही पल सिद्धार्थ को किसी के मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। ये पंच किसी और ने नहीं बल्कि यूवी ने ही सिद्धार्थ को मारा था, और वो मजबूत हाथ भी यूवी का ही था, जिसने सिद्धार्थ को पंच मारने के बाद यूवी ने सिद्धार्थ की गर्दन को पकड़ लिया था। यूवी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ किसी लड़की के बारे में ऐसी घटिया बात करेगा, लेकिन किसी और लड़की की बात तो अलग, ये बात वो ईशा के लिए बोलेगा, ये यूवी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और जब यूवी ने सिद्धार्थ के मुंह से ईशा के लिए ऐसी घटिया बातें सुनी, तो यूवी का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई, और जब सिद्धार्थ की ऐसी घटिया बातें यूवी को बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने अपना आपा खो दिया और सिद्धार्थ के मुंह पर एक पंच मार दिया। यूवी यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई ईशा के बारे में इतनी घटिया बातें कहे, यहां तक कि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। ये सब बातें तो उसने कभी खुद भी ईशा के बारे में नहीं सोची थी। यूवी के हाथ की पकड़ अब सिद्धार्थ की गर्दन पर कसने लगी थी। उसने सिद्धार्थ की गर्दन को कसते हुए अपने दांत पीसते हुए गरजते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा कहने की। चैप्टर 58 यूवी का अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना। यूवी के ऐसे गर्दन दबाने की उम्मीद सिद्धार्थ को नहीं थी। उसे ये तो लग रहा था कि ईशा के बारे में ऐसा बोलने से यूवी उस पर चिल्लाएगा या फिर उस पर गुस्सा करेगा या फिर वह उसे एक दो गुस्से मार देगा, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि यूवी सीधे उस पर गुस्से मारकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे दबाएगा। लेकिन अब जब उसने यूवी को गुस्सा दिला ही दिया था और यूवी के हाथों से एक घुसा भी खा लिए था, तो अब वो पीछे कैसे हट सकता था। उसने यूवी के उस हाथ को पकड़ लिया जिस हाथ से यूवी उसकी गर्दन को दबा रहा था। उसने यूवी को अपने आप से अलग करने की कोशिश की, लेकिन यूवी की पकड़ उस पर मजबूत थी, जिस वजह से वह यूवी की पकड़ से खुद को आज़ाद नहीं कर पाया। उसने यूवी से अपने गुस्से को बरकरार रखते हुए कहा, क्या हुआ, तुझे बुरा क्यों लग रहा है जब मैं उस लड़की के बारे में ये सब कह रहा हूँ?
सच सच बता, ये सच है ना जो मैंने तुझे कहा है? मानना पड़ेगा उस लड़की को, आखिर उसने उस लड़के को जो अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया है, जो लड़कियों से 100 कोसों दूर रहता है। सिद्धार्थ का ऐसा कहना था कि उसे फिर से एक घुसा पड़ा। यूवी ने उसे घुसा मारते हुए चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बारे में ऐसा बोलने बंद कर, समझे साले। इतना कहकर उसने दोबारा से सिद्धार्थ को घुसा मारना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके हाथ को पकड़ लिया और यूवी से हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे अब भी एक बात समझ नहीं आ रही कि मैं कह तो उस लड़की के बारे में रहा हूं, लेकिन तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? सिद्धार्थ के ऐसे हंसने से यूवी का पारा और चढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए सिद्धार्थ से कहा, क्योंकि प्यार करता हूं मैं उससे। सुना तुमने, प्यार करता हूं मैं उससे, वो अपनी दिलो जान से। कब कैसे हुआ नहीं पता, लेकिन ये सच है कि मैं उससे प्यार करता हूं। इसलिए जब जब भी तुम उसके बारे में ऐसे शब्द बोलोगे तो मुझे तकलीफ होगी, मुझे दर्द होगा, समझे तुम। इतना कहकर यूवी ने एक और गुस्सा सिद्धार्थ को मार दिया। यूवी को पता भी नहीं चला कि उसने इश्यू को लेकर अपना लव कन्फेस कर ही लिया। उसने अपनी फीलिंग को जो वो ईशा के प्रति महसूस करता था, उसने उसे पहचान ही नहीं बल्कि स्वीकार भी कर लिया। इसका एहसास तक यूवी को नहीं था। वही यूवी के ऐसे अपना लव कन्फेस करने से सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आखिर इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मार खाने के बाद उसने जो करना चाहा था वह उसने कर ही दिया। सिद्धार्थ को ऐसे हंसते देखकर यूवी को और गुस्सा आ गया। उसने उसे मारते हुए गुस्से से कहा, कैसा हंस क्यों रहा है? सिद्धार्थ ने हंसते हुए यूवी से कहा, आखिर तूने कन्फेस कर ही लिया। यूवी ने सिद्धार्थ से गुस्से से कहा, क्या कन्फेस कर लिया? और तू ये हंस क्यों रहा है? कब पागलपन के दौरे पड़े हैं क्या तुझे? सिद्धार्थ ने यूवी को रोकते हुए हंसते हुए कहा, रुक जा मेरे बाप, और कितना मारेगा साला? सारा जबड़ा हिला दिया घुसे मार मार कर। अपना गुस्सा ठंडा कर और मेरी बात ध्यान से सुन। यूवी ने सिद्धार्थ एक ऐसे कहने से उसे गुस्से से देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान के बारे में ऐसा कहने की? सिद्धार्थ ने बड़ी मुश्किल से यूवी को रोका और हांफते हुए कहा, देख मुझे माफ कर दे, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता था और ना ही यह सब करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मुझे ये सब करने के लिए भी तुमने ही मजबूर किया। यूवी ने सिद्धार्थ की बात सुनकर उसको कंफ्यूजन में देखा और सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, मतलब मैंने तुम्हें कैसे मजबूर किया, एक्सप्लेन करोगे कुछ? सिद्धार्थ ने अपना जबड़ा पकड़कर सहलाते हुए कहा, देखिए तू अब अपने रौद्र रूप से घूर मत, पहले ही तेरे इस रौद्र रूप मेरी लंका लगा दी है। यूवी ने सिद्धार्थ की बात को इग्नोर करते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, अब तू कुछ एक्सप्लेन भी करेगा या फिर दोबारा से मुझसे पिटेगा? इतना कहकर यूवी ने फिर से अपना घुसा सिद्धार्थ को दिखाया। सिद्धार्थ ने अब यूवी के आगे अपने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ते हुए ही कहा, बस कर, बता रहा हूं यार, अब क्या इस बच्चे की जान ही लेगा क्या? इतना कहकर सिद्धार्थ ने सब कुछ यूवी को बता दिया, जिसे सुनकर अब यूवी एकदम शांत हो गया। सिद्धार्थ ने कहा, तुझे तेरी फीलिंग्स का एहसास कराने के लिए मैंने ये सब किया था, समझा? सिद्धार्थ ने आगे कहा, देखा मेरी टेक्निक कैसे तुझे तेरी फीलिंग्स का एहसास करा दिया और साथ ही साथ कन्फेस भी करा दिया। यूवी ने अब सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, लेकिन तुझे फिर भी कोई हक नहीं बनता उसके बारे में ऐसी घटिया बातें करने का। फिर यूवी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जब जब भी मुझे तुम्हारी वो सब घटिया बातें याद आती है तो मेरा खून खौल जाता है। मन करता है कि यहीं तुम्हारा गला दबा दूं या फिर तुम्हें यही कि यहीं खत्म कर दूं। सिद्धार्थ ने गिल्टी महसूस करते हुए अपनी माफी मांगते हुए कहा, आई नो कि यह मेरी गलती है, बल्कि गलती नहीं पाप है। मैं मानता हूँ मुझे ये सब उस बच्ची के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है।
मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी के बारे में ऐसी घटिया बातें करूं। और जहां तक मैंने उस बच्ची को जाना है देखा है, मुझे वह बिल्कुल मासूम लगती है। ऐसे मासूम लोगों के बारे में तो मुझे सब बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मैं भी क्या करता, मैंने काफी कोशिश की कि सीधे तरीके से तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो, कन्फेस कर लो। यूवी को घूरते हुए, लेकिन तुम भी काफी टेढ़ी चीज थे, जिस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। आई नो कि मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। इसीलिए मैं माफी भी मांगता हूं और मैं इसके लिए काफी शर्मिंदा भी हूं। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन मेरा यकीन मानो, मेरा इन सब के पीछे और कोई मोटिव नहीं था, सिर्फ इसके अलावा कि तुम अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लो, उन्हें एक्सेप्ट कर लो कि कहीं बाद में देर ना हो जाए। और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त के हाथों से इतनी अच्छी लड़की निकल जाए और फिर मेरा दोस्त देवदास बना रह जाए। सिद्धार्थ के ऐसा कहने से यूवी ही उसे घूरने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें सिद्धार्थ से हटा ली, जिसका सिर्फ यह मतलब था कि यूवी की नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई है। वह उससे, सिद्धार्थ से अब भी नाराज है। यूवी की नाराजगी को सिद्धार्थ ने भांप लिया। सिद्धार्थ ने यूवी के आगे आते हुए कहा, अब तो मुझे माफ कर दे। इतना कहकर सिद्धार्थ ने अपने कान पकड़ लिए। वही उसके ऐसा कहने से यूवी ने सिद्धार्थ को देखा, जिसे छोटे मोटी चोटें आई थी और उन चोटों से हल्का हल्का खून भी रिस रहा था। यूवी ने सिद्धार्थ की चोटों को देखकर यूवी से कहा, क्या मैंने तुम्हें काफी जोर से मारा? यूवी की बात पर सिद्धार्थ ने यूवी को घूरते हुए कहा, नहीं, जोर से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आराम से ही मारा था। इतना आराम से मारा था कि एक आधा घुसा और मारते ना तो मेरा पूरा का पूरा जबड़ा ही बाहर आ जाता। इतना कहकर उसने अपना मुंह बना लिया, लेकिन तभी बेचारे की एक चीख निकल गई, क्योंकि मुंह बनाने से उसे अपने क्यूएल चेहरे पर दर्द भी हो रहा था, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ यूवी को ही जाता था। सिद्धार्थ के ऐसे चीखने से यूवी ने सिद्धार्थ को देखा और उसे देखकर कहा, यही कॉलेज के डिस्पेंसरी मेडिकल रूम में जाकर अपना ट्रीटमेंट कर लेना, यहाँ फ्री में हो जाएगा। यूवी के ऐसा कहने से सिद्धार्थ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने मन ही मन कहा, ले बेटा और पंगे ले इस राक्षस से। अब जो इसने यूवी ने तेरा जीना हराम नहीं किया ना, तो देखना। यूवी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने ईशा और उसकी नजदीकियां आने लगी, जिसे याद करते ही यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। सिद्धार्थ ने जब यूवी को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। अब सिद्धार्थ ने यूवी को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। वैसे आपने बताया नहीं कि आपको बाबी से प्यार कब हुआ? सिद्धार्थ के बाबी कहने से यूवी ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा, जिस वजह से सिद्धार्थ हड़बड़ा गया। उसे अभी थोड़ी देर पहले यूवी की हुई मार याद आ गई, जिस वजह से बेचारे की हालत टाइट हो गई। चैप्टर 59, सिद्धार्थ का इश्यू को भाभी कहना। यूवी ऐसे घूरने से सिद्धार्थ ने हड़बड़ाते हुए कहा, अब मेरा मतलब है कि आपको भाभी से प्यार कब हुआ? सिद्धार्थ के मुंह से ईशा के लिए भाभी सुनकर यूवी को दिल ही दिल बड़ी खुशी हुई। उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही हो। इस एहसास को वो शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता था। उसे ये महसूस करना बहुत अच्छा लग रहा था। यूवी के लिए ये सब एकदम नया था, लेकिन उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा था, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सिद्धार्थ ने जब यूवी की ऐसी मुस्कुराहट देखी तो उसने अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, हाय, काश मैं लड़की होता तो पक्का मैं आपको भगाकर शादी कर लेती, शादी कर लेता। सॉरी, जेंडर मिस्टेक। इतना कहकर सिद्धार्थ ने अपने दांत ग्रिन ग्रिन दिखा दिए।
वही जब युवी ने सिद्धार्थ के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसने मुस्कुराना बंद कर दिया और सिद्धार्थ को अजीब अजीब नजरों से देखने लगा। जब उसने सिद्धार्थ को मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। सिद्धार्थ ने जब युवी को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाया तो उसने युवी का ध्यान दूसरी तरफ करते हुए कहा, आपने बताया नहीं को आपको भाभी से प्यार कब और कैसे हुआ। युवी ने अब अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर पीछे चेयर पर टिका दिया। उसे वो दिन याद आ गया जब उसकी और इशू की पहली मुलाकात हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, मेरी नजरों को तो वो पहली मुलाकात में ही भाग गई थी। अफसोस दिल चमकता दिल ने पहचानने में टाइम लगा दिया। शायद दिल चमकता दिल भी पहचान ही गया था, लेकिन समझने में टाइम लगा दिया। सिद्धार्थ ने युवी की तारीफ करते हुए कहा, वाह लगता है मेरा दोस्त अब प्यार में शायर भी बन गया है। युवी ने सिद्धार्थ से अब कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ ने युवी को देखा जिसकी आंखें बंद थी। वो युवी से थोड़ा दूर खिसककर बैठ गया। सिद्धार्थ की इस हरकत से साफ पता चल रहा था कि जरूर फिर से वो कोई ऐसी वैसी हरकत करने वाला था जिससे युवी का दिमाग खराब होने वाला था। सिद्धार्थ ने युवी को देखकर कहा, वैसे तुमसे एक बात पूछूं। युवी ने अपनी आंखें बंद किए ही कहा, कौन सा, मेरे मना करने से तू नहीं पूछने वाला। सिद्धार्थ ने अपनी बत्तीसी ग्रिन दिखाते हुए कहा, ये तो है। इतना कहकर उसने अपने दांत चमका ग्रिन ग्रिन दिए। युवी ने सिद्धार्थ के ऐसा कहने से अपनी आंखें खोली और सिद्धार्थ को देखकर कहा, अब अपना ये कोलगेट का प्रचार प्रसार करना बंद कर और जो पूछना चाहता है वो पूछ। युवी के ऐसा कहने से सिद्धार्थ ने अपने दांत दिखाने बंद कर दिए और उसका मुंह बन गया। उसने सिद्धार्थ से कहा, वैसे तुझे नहीं लगता कि मेरी भाभी कुछ ज्यादा ही छोटी है? मतलब तुम बिल्कुल शांत से और वो बिल्कुल छुई मुई सी छोटी सी खरगोश। इतना कहते ही सिद्धार्थ की नजर युवी से मिली जो उसे ही अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए अपनी बात बदलते हुए कहा, मतलब मैं कह रहा था कि तुम बिल्कुल हटे कट्टे से बिल्कुल बॉडी बिल्डर और वो न नाजुक सी कली। युवी ने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, नहीं पहले क्या कहा था तुमने मुझे सांड? सिद्धार्थ ने घबराते हुए कहा, नहीं मैंने नहीं, हाँ मतलब कहा था, लेकिन मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था जैसा तुम समझ रहे हो। इतना कहकर सिद्धार्थ खड़ा हो गया। वही युवी भी अपनी चेयर से खड़ा हो गया और उसने सिद्धार्थ की तरफ बढ़ते हुए कहा, मतलब तो मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। इतना कहकर युवी सिद्धार्थ की तरफ लपका, लेकिन सिद्धार्थ फुर्ती से साइड हो गया और दौड़ते हुए केबिन से बाहर जाते हुए कहा, नहीं मुझे कोई मतलब नहीं समझना, तुम अपना मतलब अपने पास रखो, मैं तो चला। इतना कहकर सिद्धार्थ वहां से रफू चक्कर हो गया। युवी ने जब सिद्धार्थ को ऐसे दौड़ते हुए देखा तो उसने अपने मन में कहा, इडियट सा। इतना कहकर उसने अपना सर नामे हिला दिया। वो वापस से अपनी चेयर पर जाने लगा कि तभी उसे इशू का ख्याल आया। उसने अपने कदम अपने सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ा दिए। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा। उसने देख कि इशू आराम से चैन की नींद सो रही थी, लेकिन उसने अपना कंबल नीचे गिरा रखा था और वो सिकुड़कर सो रही थी। इशू को ऐसे सोते देख युवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। युवी कमरे के अंदर आ गया। उसने नीचे से कंबल उठाया और इशू को कवर कर दिया। वो धीरे से बेड पर बैठा और इशू को देखने लगा। उसने इशू को एकटक देखते हुए कहा, ये 1 महीना तुम्हें देखे बिना कैसे गुजारा है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। दिल करता था कि सब कुछ छोड़कर बस तुम्हारे पास आ जाओ। हल्का सा हंसते हुए, लेकिन मैं भी कितना पागल था। जब जब तुम्हारी याद आती थी तो सोचता था कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ या फिर तुम्हारे बारे में सोचना बस मेरा अट्रैक्शन है, लेकिन मैं गलत था। मैं प्यार को अट्रैक्शन का नाम दे रहा था।
मैं नहीं समझ पाया कि ये मेरा अट्रैक्शन नहीं बल्कि मेरा प्यार है जो मैं तुमसे करना लगा हूँ। बेहद बेइंतहा प्यार करने लगा हूँ मैं तुमसे। ये कहते वक्त युवी की आंखों में यीशु के लिए प्यार दिख रहा था। लेकिन कुछ और भी था आज युवी की आंखों में जो अजीब था, अलग था। या फिर एक जुनून को चिंगारी थी जो ईशा के लिए भड़क चुकी थी। अब देखना यह है कि ये चिंगारी आगे चलकर क्या रूप लेगी। युवी ने ईशा के माथे पर थ्रोइंग किसेस किया और उसका सर सहलाते हुए यीशु को देखने लगा। उसने यीशु की बंद पलकों को देखा और उसकी पलकों को प्यार से चूम लिया। उसके बाद उसने प्यार से यीशु के दोनों गालों को बारी बारी चूम लिया। तभी युवी की नजर यीशु के होठों पर पड़ी। यीशु के रेड चेरी जैसे होठ युवी को बड़े लुभावने लग रहे थे। यीशु के होठ देखकर युवी का गला सूखने लगा। युवी अपना सलाइवा गटकते हुए अपने सूखते गले को तर करने लगा। युवी के मन उससे बगावत कर रहा था। उसने अपना सर झटका ताकि उसके दिमाग में ये ख्याल न आए और जल्दी से बाहर निकलने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन जल्दबाजी में उसका हाथ साइड में रखे पानी के ग्लास से टच हो गया, जिस वजह से वो पानी का ग्लास नीचे गिर गया और टूट गया। पानी का ग्लास गिरते ही युवी यीशु को देखने लगा, वही यीशु जो नींद में थी। अचानक से उस पानी के ग्लास के गिरने की वजह से उसकी नींद अचानक से खुल गई और वो एकदम से डर गई। युवी ने जब यीशु को डरते देखा तो उसने झट से आगे बढ़ते हुए ईशा को गले लगा लिया। यीशु भी डर की वजह से युवी के गले लग गई। उसकी पकड़ युवी पर कस गई थी। युवी ने ईशा को अपनी बाहों में भर लिया और वो उसकी पीठ सहलाने लगा। वही अब यीशु ने युवी के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। युवी को ईशा की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर फील होने लगी, जिस वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। ईशा की हर सांसें फील होते ही युवी के दिल को धड़कन बढ़ गई। युवी ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रखा था। थोड़ी देर बाद यीशु को जब एहसास हुआ कि वो युवी के साथ है तो वो अचानक से युवी से अलग हो गई। उसके ऐसे अचानक से अलग होने से युवी उसे देखने लगा। ईशा के अलग होते ही युवी ने ईशा से कुछ कहना चाहा, लेकिन ईशा युवी के कुछ भी कहने से पहले बेड से उतरी और बाहर की तरफ जाने लगी। उसे युवी से बहुत डर लग रहा था। जिस दिन युवी ने उसे डांटा था और पनिशमेंट दी थी, उस दिन के बाद से ईशा युवी से डरने लगी थी। युवी ने जब ईशा को खुद से ऐसे डरते हुए देखा तो उसे अपने दिल में चुभन महसूस हुई। यीशु दरवाजे तक पहुंच पाती कि इससे पहले ही युवी ने रिमोट कंट्रोल से तुरंत वहीं बैठे बैठे डोर बंद कर दिया। ईशा ने दरवाजे तक पहुंचाने के बाद उसने दरवाजे को खोलना शुरू किया, लेकिन उसने काफी कोशिश की लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल पाए। दरवाजा ना खुलता देख यीशु की घबराहट बढ़ गई, जो उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। युवी बेड से खड़ा हुआ और ईशा की तरफ बढ़ने लगा। यीशु ने जब युवी को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो जैसे उसकी जान ही हलक में अटक गई। युवी उसकी तरफ जैसे जैसे अपना एक एक कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे ही यीशु एक एक कदम युवी से डरकर पीछे की तरफ बढ़ा रही थी। चैप्टर 60 युवी का वीर और ईशा को एक साथ देखना। यीशु अब और पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि वो पूरी तरह से दरवाजे से सट चुकी थी। युवी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए यीशु के पास पहुंच गया। युवी को अपने पास देखकर ईशा के माथे से पसीना निकलने लगा था। उसने साइड से जाना चाहा लेकिन युवी ने अपना एक हाथ उसकी साइड में रख दिया। ईशा अब दूसरी साइड से जाने लगी, तो युवी ने उस साइड भी अपना हाथ रख दिया। अब ईशा युवी के और उस दरवाजे के बीच में कैद होकर रह गई थी। युवी ने देखा कि यीशु के माथे पर पसीना आ रहा है, तो उसने अपना एक हाथ हटाकर अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और अपने हाथ को यीशु के माथे की तरफ ले जाने लगा।
जब ईशु ने यूवी के हाथ को अपने चेहरे की तरफ आते देखा तो उसने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। यूवी ने ईशा की बंद आंखों को देखा। यूवी ने यीशु की बंद आंखों को देखते हुए धीरे से अपने रुमाल को यीशु के माथे पर रख दिया और अपने हल्के हाथों से यीशु के पसीने पोंछने लगा। यीशु ने जब कुछ सॉफ्ट सा अपने माथे पर फील किया तो उसने अपनी आंखें खोली और यूवी को देखने लगी। यूवी भी उसकी आंखें में देख रहा था। यूवी की आंखों में इमोशन भरे हुए थे और वो प्यार से यीशु को देख रहा था। वही पता नहीं क्यों यीशु यूवी की आंखों में देख नहीं पाए और उसने अपनी पलकें झुका ली। ईशा की इस अदा पर तो यूवी का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। ईशा की इस अदा ने यूवी के दिल को घायल कर दिया था। यूवी ने धीरे से यीशु के माथे से रुमाल को हटा लिया और उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर यीशु के चेहरे को चीन से पकड़कर ऊपर उठाया तो यीशु और यूवी की नजरें आपस में मिल गई। नजरें मिलते ही यीशु ने अपनी नजरें हटाना चाहा तो यूवी ने यीशु को देखकर अपनी आवाज सॉफ्ट करते हुए कहा, नजरें मत चुराना, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में। यूवी के ऐसा कहते ही ईशा यूवी की आंखों में देखने लगी। यूवी ने ईशा की आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। यूवी ने ईशा से जवाब ना पाकर दोबारा पूछा, क्या मैंने अभी तुम्हें कुछ कहा है या मैं तुम्हें डांट रहा हूं? यूवी की इस बात पर ईशा ने अपना सर ना में हिला दिया। यूवी ने अपने हाथ के अंगूठे से यीशु की चिन को सहलाते हुए कहा, तो फिर तुम इतना डर क्यों रही हो? हम बताओ। ईशा ने अटकते हुए कहा, वो मैं मुझे डर लगता है आपसे। इतना कहकर ईशा ने अपना सर झुका लिया। ईशा के ऐसा कहते ही यूवी ने ईशा की चीन को छोड़कर ईशा की कमर पर हाथ रख दिया और ईशा के थोड़ा सा नजदीक जाते हुए कहा, और तुम्हें मुझसे डर क्यों लगता है हम? यूवी के ऐसे ईशा की कमर पर हाथ रखने से यीशु की हार्ट बीट तेज हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, क्योंकि आपने उस दिन मुझे डांटा था और पनिशमेंट भी दी थी। यीशु एक ऐसा कहते ही यूवी की आंखों के सामने वो सब घूम गया जो उस वक्त हुआ था। उसकी आंखों में गिल्ट उभर आया। उसने अपना माथा यीशु के माथे से जोड़ दिया और गिल्टी फील करते हुए कहा, आई एम सॉरी बच्चा, मुझसे गलती हो गई। अगर उस दिन मैंने अपना गुस्सा तुम पर नहीं निकाला होता तो शायद वो सब नहीं होता। यूवी के सॉरी बोलने पर ईशा हैरान रह गई थी, क्योंकि उसने तो सुना था कि यूवी किसी को सॉरी और थैंक्स नहीं कहता, जबकि यूवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सॉरी कहा। यूवी ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ईशा ठीक है कहकर यूवी को देखने लगी। उसे आज बहुत हैरानी हो रही थी। यूवी ने अपनी आंखें खोलकर ईशा को देखा जो उसे ही हैरानी से देख रही थी। यूवी ने ईशा को देखकर कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? यूवी के ऐसा कहने से ईशा हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और इधर उधर देखने लगी। यूवी को ईशा की इस हरकत पर हंसी आ गई। उसका हाथ जो यीशु की कमर पर था, उससे उसने ईशा को अपनी तरफ खींचा, जिससे ईशा यूवी के सीने से टकरा गई और यूवी की तरफ देखने लगी। यूवी अपने चेहरे को ईशा के चेहरे की तरफ ले जाने लगा। ईशा को कुछ समझ नहीं आया कि यूवी क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसे ही कंफ्यूजन में यूविन को देखने लगी। यूवी ने धीरे से अपने होठों को यीशु के माथे पर रख दिया, जिस वजह से ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ईशा अपनी हैरानी भरी आंखों से यूवी को देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन यूवी ने अभी तक अपने होठ ईशा के माथे से नहीं हटाए थे। ईशा ने अपना सर हल्के से पीछे कर लिया और मासूमियत से यूवी को देखने लगी। यूवी ने ईशा को ऐसे अपनी तरफ देखते देखा तो उसने ईशा को अपने गले लगा लिया। वहीं ईशा की तो आज हैरानी की कोई हद ही नहीं थी।
यूवी का ये प्यार भरा जेस्चर उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। यूवी थोड़ी देर ऐसे ही ईशा को गले लगा कर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद यूवी अलग हुआ और उसने ईशा को देखकर कहा, अब तुम अपनी क्लास में जाओ, ब्रेक कब का खत्म हो चुका है। इतना कहकर उसने अपना हाथ इशू की कमर पर से हटा लिया। इशू ने जब देखा कि वो अब जा सकती है, तो वो वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई शेर पड़ा हुआ हो। ईशा को ऐसे भागते देखकर यूवी हंसने कोल्ड स्वेट स्माइल लगा। उसने हंसते हुए ही कहा, माय सिली गर्ल। ईशा दौड़ते हुए अपनी क्लासरूम में पहुंची तो देखा कि क्लासरूम में कोई नहीं था। उसने अपनी वॉच में टाइम देखा तो लंच ब्रेक तो कब का खत्म हो गया था, इसीलिए सभी लड़के लड़कियों को अभी क्लासरूम में होना चाहिए था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ईशा क्लासरूम से बाहर आए और इधर उधर देखने लगी। पूरा फ्लो खाली था, यहाँ तक कि उसे एक भी स्टूडेंट नहीं दिख रहा था। ईशा अब वही सभी को ढूंढने लगी। ईशा साइड में देखते हुए चल रही थी कि वो किसी से टकरा गई। वो गिरती कि किसी ने उसे कमर से पकड़ लिया। ईशु ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली और चिढ़ते हुए कहा, ओफो, आज सभी को मुझसे ही क्यों टकराना है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोली तो उसे वीर दिखाई दिया, जो उसे ही देख रहा था, जिसका हाथ ईशु की कमर में था। लेकिन वहीं कोई और भी था जो ईशा और वीर को एक टकभूर लुक ऑफ ट्रायम्फ रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि यूवी था, जो वहां से जा रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि वीर ने ईशा को कमर से पकड़ा हुआ है, जिस वजह से उसके तन बदन में आग फायर लग गई और वो वहीं खड़ा उन दोनों को घूरने लगा, जिससे दोनों ही अनजान थे। यूवी वीर के उस हाथ को गुस्से से घूर रहा था, जिससे उसने ईशा को कमर से पकड़ा हुआ था। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। वहीं ईशा ने जब वीर को देखा तो वो सीधी खड़ी हो गई। वीर ने भी ईशु को छोड़ दिया। वीर ने ईशा को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या। वीर की बात सुनकर ईशा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, वो मैं क्लासरूम में गई थी, लेकिन स्वाति और मिष्टी तो क्या वहां पर कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं उनको ढूंढ रही थी कि वो सब मुझे छोड़कर कहाँ गई है। वीर ने कहा, वो सभी फिलहाल मीटिंग हॉल में होंगे, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो चल सकती हो। ईशा ने पूछा, पर वो वहां पर क्यों है। वीर ने कहा, वो प्रिंसिपल सर को कुछ अनाउंसमेंट करनी थी, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स को वहां इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि मैं भी वही जा रहा हूं। ईशा ने ओके कहा और अब वो और वीर दोनों ही मीटिंग हॉल की तरफ चले गए। वहीं यूवी ने जब ईशा को वीर के साथ जाते देखा तो उसके गुस्से का लेवल ही चढ़ गया। उसने अपने अंगूठे से अपने माथे को सहलाते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहा, मेरे सिवाय तुम्हें किसी और से बात करने का हक नहीं है बेबी, लेकिन यहाँ तो तुमने किसी और को खुद को टच करने दिया। हंसते हुए तुमने ये गलती की है और गलती की है तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी बेबी। ये सब कहते हुए यूवी बहुत डरावना लग रहा था। अब यूवी वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद ईशा वीर के साथ मीटिंग हॉल में पहुंची। कॉलेज के सभी बच्चे वही इकट्ठा हो गए थे और अपनी अपनी बेंचेस पर बैठे हुए थे। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आखिर ईशा को स्वाति और मिष्टी मिल ही गई। वो उनके पास चली गई। वही वीर भी अपने दोस्तों के पास चला गया। थोड़ी ही देर में वहां प्रिंसिपल और यूवी मीटिंग हॉल में पहुंचे। यूवी के फेस पर इस वक्त सख्त एक्सप्रेशन थे। वो लोग सीधा वहां आए और साइड में लगी हुई प्रोफेसर वाली चेयर पर बैठ गए। कॉलेज की लगभग सारी लड़कियां यूवी की फैन थी, लेकिन यूवी के गुस्से की वजह से सभी उससे दूर दूर रहती थी। लेकिन यूवी के गुस्से के कारण भी उन सभी लड़कियों के बीच यूवी का क्रेज कम नहीं हुआ था। यूवी जिस जगह बैठा था वो वहां से इशू को साफ साफ देख सकता था।
और वो इशू को ही देख रहा था। वही जब इशू ने यूवी को देखा और उसके चेहरे पर ऐसे सख्त एक्सप्रेशन देखे तो उसका मुंह बन गया। उसने अपने मन ही मन कहा, हो खड़ूस कहीं के, हमेशा 24 घंटे चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन। तभी प्रिंसिपल आगे स्टेज पर आए और उन्होंने माइक में कहना शुरू किया, हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको यहाँ ऐसे बुलाया गया है तो आप सबको इतना तो जरूर पता चल गया होगा कि कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। दरअसल जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनकी फ्रेशर्स पार्टी नहीं हुई है। आई नो कि अब की बार हम ये फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करने में लेट हो गए, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से हम फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। लेकिन अब आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक आज से 2 दिन बाद फ्रेशर्स पार्टी होनी है। इसके सारे अरेंजमेंट कॉलेज की तरफ से किए जाएंगे, जिस वजह से बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सभी बच्चों को यह जरूरी है कि वह पार्टी में कुछ ना कुछ परफॉर्म करें। ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। अगर आप कोई फन एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वह आप आज ही कर सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर किसी को भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टी होने में सिर्फ 2 दिन ही है। लेकिन आप सबको इस बात का ध्यान रखना है कि पार्टी में अल्कोहल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पार्टी के कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होंगे जो आपको आज ही छुट्टी होने से पहले बता दिए जाएंगे। लेकिन यह मैं अभी से कह रहा हूं कि पार्टी के अंदर अल्कोहल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर कोई अल्कोहल के साथ पकड़ा गया तो उसे कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड भी किया जा सकता है। पार्टी में क्या क्या ऐड करना है वो सभी स्टूडेंट मिलकर डिसाइड कर ले। सब कुछ डिसाइड होने के बाद फिर हम उसे पार्टी में ऐड कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट के लिए ये कॉलेज के अंदर पहली पार्टी होगी, जिस वजह से आप खूब एंजॉय करना। थैंक यू। प्रिंसिपल की यह कहते ही पूरे हॉल में तालियां की गड़गड़ाहट गूंज गई। लेकिन इन सब के बीच यूवी की नज़र एक पल के लिए भी ईशा से नहीं हटी थी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।